ईरान और इजराइल दो ऐसे नाम जो आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन एक वक्त था जब इनके बीच गहरी दोस्ती थी। तो आखिर हुआ क्या? ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए, इस एक लाइन में ना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का आप कह सकते हैं कि पूरा सार छिपा है। एक तरफ है इजराइल, जिसके लिए ये अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये असल में पहचान और सुप्रीमेसी की जंग है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? मतलब जो देश कभी दोस्त थे वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने इस दोस्ती को इस खतरनाक दुश्मनी में बदल दिया? इसका जवाब 1 साल में छिपा है। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं उस साल पर जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। साल 1979। ये वो साल है जिसने ना सिर्फ ईरान और इजराइल के रिश्तों को, बल्कि पूरे के पूरे पश्चिम एशिया की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इमेजिन कीजिए, 1979 की सर्दियां हैं, तेहरान की सड़कें लोगों के हुजूम से भरी पड़ी हैं। ये कोई जश्न नहीं है, ये एक इनकलाब है, एक क्रांति। अमेरिका के समर्थन वाले शाह रजा पहलवी का शासन खत्म हो रहा था, और आयातुल्ला खुमैनी, जो बरसों बाद देश लौटे थे, ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने जा रहे थे। बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस दुश्मनी की आग से पहले ना एक ऐसी दोस्ती थी जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के लिए कितने जरूरी थे, कितने बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। देखिए, 1948 में जब इजराइल बना तो ज्यादातर अरब देशों ने उसका सख्त विरोध किया। लेकिन ठीक 2 साल बाद 1950 में ईरान उन पहले मुस्लिम बहुल देशों में से एक बना जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा कदम था, और बस यहीं से इनकी दोस्ती की एक लंबी कहानी शुरू हुई। और ये दोस्ती कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, ये बहुत गहरी थी। ईरान इजराइल को तेल सप्लाई करता था और बदले में इजराइल उसे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी देता था। इतना ही नहीं, इजराइल की जो फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने ईरान की एजेंसी सावाक को ट्रेनिंग तक दी थी। और एक और दिलचस्प बात, उस वक्त ईरान में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि 1979 के बाद सब कुछ कैसे 180 डिग्री पलट गया। जो स्ट्रेटेजिक सहयोगी थे वो अब जानी दुश्मन बन चुके थे। ओपन डिप्लोमेटिक टाइज खत्म। तेल और हथियारों का ट्रेड, उसकी जगह अब इकोनॉमिक सैंक्शंस ने ले ली। और सबसे बड़ी बात, तेहरान में जो इजरायली दूतावास था उसे फिलिस्तीन को दे दिया गया। मतलब एक क्रांति ने पूरा का पूरा रिश्ता उलट कर रख दिया। 1979 के बाद ये लड़ाई आमने सामने नहीं लड़ी गई, ये एक शैडो वॉर बन गई। यानी पर्दे के पीछे छुपकर लड़ी जाने वाली जंग जो कई दशकों तक चलती रही। सत्ता में आते ही आयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान यानी द लिटिल सैटन डिक्लेयर कर दिया और सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब ये दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रही थी, ये एक आइडियोलॉजिकल जंग बन चुकी थी। ईरान खुद को पूरी इस्लामिक दुनिया का लीडर मानता था और उसके लिए इजराइल का अस्तित्व ही नामंजूर था। तो सवाल यह है कि ये जंग लड़ी कैसे गई? इसका जवाब है एक शब्द में, प्रॉक्सी वॉर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो बड़ी ताकतें आपस में सीधे नहीं लड़ती, वो लड़ने के लिए तीसरे पक्ष का इस्तेमाल करती हैं। अपने प्रॉक्सीज के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। और ईरान पर आरोप लगता है कि उसने इस प्रॉक्सी वॉर के लिए कई ताकतवर ग्रुप्स खड़े किए हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, जो शायद सबसे मजबूत प्रॉक्सी है, फिर फलस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती विद्रोही जो समुद्री रास्तों पर हमले करते हैं, और सीरिया और इराक में भी अलग अलग शिया मिलिशिया। माना जाता है कि इन सबको ईरान से पैसा और हथियार मिलता है ताकि ये इजराइल के लिए हमेशा एक खतरा बने रहें। जाहिर सी बात है, इजराइल भी इसमें चुप नहीं बैठा, उसने भी जवाब दिया। एयर स्ट्राइक से, गुप्त ऑपरेशनों से, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं से और साइबर अटैक से। तो ये एक ऐसी अदृश्य जंग थी जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई थी, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था। लेकिन 21वीं सदी आते आते ये प्रॉक्सी वॉर एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अब लड़ाई का फोकस बन गया ईरान का परमाणु कार्यक्रम, और जंग पर्दे के पीछे से निकलकर बिल्कुल आमने सामने आने लगी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए।
2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर्स के बीच एक हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील हुई जिसे हम JCPOA कहते हैं। पर 2018 में अमेरिका इस डील से अलग हो गया और सारे सैंक्शंस वापस लगा दिए। 2020 में टेंशन अपने चरम पर पहुंच गई जब अमेरिका ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। और फिर अप्रैल 2024 में इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। अब शैडो वॉर खत्म हो चुका था, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई थी। तो इजराइल की सबसे बड़ी चिंता क्या है? वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान हमेशा कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, पर इजराइल को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। इजराइल का साफ मानना है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है और इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एक ऐसा खतरा जिसे वो किसी भी कीमत पर रोकना चाहेगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ईरान का जो बढ़ता हुआ बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार है, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सेजिल और शहाब-3 जैसी मिसाइलें, उनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो न सिर्फ इजराइल तक बल्कि उस पूरे रीजन में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस तक भी आसानी से पहुंच सकती हैं। ये ईरान को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर देता है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है, आगे क्या? आगे क्या होगा? ये दुश्मनी अब किस दिशा में जाएगी? ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं है। ये एक ग्लोबल चेसबोर्ड की तरह है। एक तरफ है अमेरिका और यूरोप जो खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ है रूस और चीन जिनका झुकाव ईरान की तरफ है, और इनके बीच में है अरब देश जिनके इक्वेशंस लगातार बदल रहे हैं। और यहीं इस कहानी में एक नया बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। UAE और सऊदी अरब जैसे बड़े अरब देश जो कभी इजराइल के कट्टर विरोधी माने जाते थे, अब उसके साथ औपचारिक रिश्ते बना रहे हैं। इससे ईरान रीजन में और भी ज्यादा अकेला पड़ गया है। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे संघर्ष से भारत पर क्या असर पड़ता है। ये आंकड़ा देखिए, 90 लाख। ये वो संख्या है खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यहां कोई भी बड़ा टकराव न सिर्फ तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता है, बल्कि सीधे तौर पर भारत के आर्थिक हितों और हमारे लाखों नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। तो हम फिर से उसी आखिरी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये लड़ाई कभी थमेगी? क्या दोस्ती का वो पुराना दौर कभी वापस आ सकता है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं होता, जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक सवाल बना रहता है और जब तक ये वर्चस्व की जंग चलती रहती है, तब तक इस दुश्मनी के खत्म होने की उम्मीद बहुत कम है। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी शब्दों से शुरू हुई थी और अब मिसाइलों और ड्रोन की भाषा बोल रही है। और जब तक इसके मुख्य किरदार अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, तब तक शायद ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी।